हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस हमने देखे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के अंदर हमें दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये जो दो इक्वेशंस हमें दिए हैं उन इक्वेशंस में ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों जो पेयर है वो पेयर के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी वैल्यू कि जो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलना चाहिए। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं वो हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमें पता चलता है कोफिशिएंट के रेशियो के मदद से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस है 2x + 3y = 7। दूसरा इक्वेशन है a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ठीक है, हमारे पास ऐसे हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं। हमें इन इक्वेशन में से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसी वैल्यू कि जिसको यहाँ पे पुट करने से दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो राइट बोथ इक्वेशंस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 7 = 0। सेकंड इक्वेशन a - b x + a + b y - 3a + b - 2 = 0। तो दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब ये दोनों इक्वेशंस में से हम हमारे कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें कोफिशिएंट मिलेगा हियर a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -7। a2 = a - b, b2 = a + b और c2 = -3a + b - 2। तो ये हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमें मिलेगा। ठीक है, अब हम इनका रेशियो लिखते हैं। तो यहाँ पे a1/a2 वो होगा 2/a - b। उसी प्रकार b1/b2 होगा 3/a + b और c1/c2 होगा -7/- 3a + b - 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसल होगा। सो c1/c2 = हमें मिलेगा 7/3a + b - 2। ठीक है, इस प्रकार हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोफिशिएंट का रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, हमें यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, जिसके लिए हमें यूज़ करना है कोफिशिएंट के रेशियो का। अब हम जानते हैं कि अगर ये दोनों इक्वेशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने हो तो उसके लिए हमारे पास कौन से यहाँ पे रेशियो कौन से टाइप का आना चाहिए। तो यहाँ पे रेशियो कंपलसरी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इस टाइप का रेशियो हमारे पास मिलना चाहिए।
तभी जाके दोनों इक्वेशंस को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव infinite number of solution we must have, अगर ये दोनों इक्वेशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो हमारे पास कंपलसरी ये होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंपलसरी होना चाहिए, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो की वैल्यूज़ हमारे पास है कि a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू, c1/c2 की वैल्यू है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a+b - 2। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ ऐसे मिलेगी। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो हमारे रेशियो है a1/a2 और b1/b2 को वो साथ में लेके हम उन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो a+b मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, a-b मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो यहाँ पे 2 × a+b इज इक्वल टू 3 × a-b। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। अब हम a वाले टर्म्स को एक साथ और b वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2a को हम राइट साइड लेंगे और 3b को हम लेफ़्ट साइड लेंगे। तो 2b + 3b इज इक्वल टू 3a - 2a। तो 2b + 3b 5b इज इक्वल टू 3a - 2a a। सो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5b। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से अगेन अब हम लेंगे b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो। तो 3/a+b इज इक्वल टू 7/3a+b - 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 3 × 3a+b - 2 और 7 × a+b। 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9a + 3b - 6 इज इक्वल टू 7a + 7b। अब a वाले टर्म्स एक साथ, b वाले टर्म एक साथ करेंगे तो 9a - 7a + 3b - 7b और ये कांस्टेंट नंबर राइट साइड लेंगे तो इज इक्वल टू 6 हमें मिलेगा। सो 9a - 7a 2a प्लस माइनस तो -4b इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 के अंदर 2a - 4b इज इक्वल टू 6 है। इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 5b है। तो हम यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे a की जगह पे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हियर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो 2 × a की जगह पे 5b - 4b इज इक्वल टू 6। तो 5 × 2 10b - 4b इज इक्वल टू 6। सो 10 में से 4 जाएगा
6b इज इक्वल टू 6, सो यहाँ पे b इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें मिलेगी 1। अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू b की वैल्यू है 1, सो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू कि जो यहाँ पे पुट करेंगे, हमें a और b की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी यहाँ पे कि जो हम हमारे जो इक्वेशंस है उसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं वापस, हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू है, वो वैल्यू के अंदर हम a और b की वैल्यू पुट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू है 2/a-b। ठीक है, तो 2 इंटू a क्या है 5 माइनस b 1, सो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार b1/b2 ये है हमारा a1/a2। b1/b2 की क्या वैल्यू है, b1/b2 की वैल्यू है 3/a+b, तो 3/a+b वैल्यू है, तो 3/a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, तो 3/6, सो 1/2, तो ये भी 1/2 मिला। c1/c2, तो c1/c2 क्या है 7/3a+b माइनस 2, 7/3a+b माइनस 2, तो 7/3 इंटू 5 प्लस 1 माइनस 2, तो 7/5 3 ज़ा 15 प्लस 1 माइनस 2, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 2 14, सो ये भी हमें मिलेगा 1/2। ठीक है, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमें a और b की जो वैल्यू मिली वो वैल्यू को हम इक्वेशंस के रेशियो में पुट करके देखेंगे तो हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 हमें मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमें जो यहाँ पे वैल्यूज़ मिली है वो वैल्यू कैसी है, राइट है। तो हम लिख सकते हैं 10 4 a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 is the given pair of linear equations will have an infinite number of solutions। तो यहाँ पे a की 5 और b की 1 वैल्यू के लिए हमें दोनों जो हमें पेयर दी हुई है वो पेयर के हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमें कहा गया है कि यहाँ पे जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनमें से k की कौन सी वैल्यू के लिए हमें दोनों इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे दोनों इक्वेशंस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। हमें इस टाइप का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द बोथ इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इनमें से कोफिशिएंट निकालेंगे तो यहाँ पे हियर a1 हमें मिलेगा 3, b1 मिलेगा 1 और c1 मिलेगा, c1 हमें यहाँ पे दिया हुआ है -1, a2 हमें मिलेगा 2x माइनस 1, 2x नहीं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे है 2k, तो 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू मिलेगी k माइनस 1 और c2 की वैल्यू मिलेगी 2k प्लस 1 लेकिन माइनस, ठीक है, माइनस में हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कोफिशिएंट मिल गए। अब अगर हम इनको रेशियो देखें तो देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1, उसी टाइप से b1 अपॉन b2 हमें मिलेगा 1 अपॉन k माइनस 1 और c1 अपॉन c2 हमें मिलेगा -1 अपॉन -2k प्लस 1, तो माइनस माइनस कैंसल, सो 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो हमें तीनों कोफिशिएंट का रेशियो इस टाइप का मिलेगा। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें नो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है, इनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, ऐसी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो k की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे एक भी सॉल्यूशंस ना हो ऐसा रेशियो मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम जानते हैं कि फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस टू हैव नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हमारे पास कंपलसरी क्या होना चाहिए। तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस नो सॉल्यूशंस के लिए we must have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। हमारे पास कोफिशिएंट का ये रेशियो होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमें इक्वेशंस मिले हैं, दिए हैं, वो इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a1 अपॉन a2 का 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब यहाँ पे हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिससे हमें रेशियो इस टाइप का मिले। तो इसके लिए हम फर्स्ट ये दो जो हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 है उसको हम साथ में लेके सॉल्व करेंगे। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 2k माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। तो 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3। सो k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिली 2, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली, लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें इस टाइप का रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं। 4k इज इक्वल टू 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1। तो 3 अपॉन 2 के जगह पे 2 माइनस 1, तो 3 अपॉन 4 माइनस 1, 3 अपॉन 3, सो 1। उसी प्रकार b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू
1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो ये भी हमें मिलेगा 1। C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 है हमारे पास 1 अपॉन 2k प्लस 1, 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1, 1 अपॉन 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 1, B1 अपॉन B2 1 और C1 अपॉन C2 1 अपॉन 5, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हमें मिल रहा है। मतलब कि ये जो हमारी यहाँ पे हमारे पास रूल है, ठीक है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कि k की जो वैल्यू है 2, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे so here A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 is satisfied by k is equal to 2, ठीक है। thus हम लिख सकते हैं 4k is equal to 2, the given pair of linear equations has no solution। ठीक है, तो k की 2 वैल्यू के लिए यहाँ पे जो हमें पेयर दी हुई है उनका हमें नो सॉल्यूशंस हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन 2 के 2 एग्जांपल्स थे जो हमने देखे। अब हम देखेंगे थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आज हम देखने वाले हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमें देखना है। तो ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द ग्राफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ 3x इज इक्वल टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कि यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 7 का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगी वो लाइन एक्स एक्सिस को कैसी होगी, पैरेलल होगी। ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 7। अगर हमें ये इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इक्वेशंस को y के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें y का फॉर्म मतलब y वेरिएबल दिया ही नहीं है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब होगा जब यहाँ पे 3x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 7, कुछ इस टाइप का इक्वेशन होगा। मतलब कि y वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है कि ऐसी हमें कीमत या ऐसी हमें वैल्यू मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम इफ़ यहाँ पे y की वैल्यू हम कोई भी लेंगे, इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, y 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 7/3। अगर हम y की वैल्यू हम 2 लेंगे, ठीक है, देन x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0, y तो 0 ही हो जाएगा और x की कीमत वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 7/3। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, देन y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 इंटू एक्स मतलब 3
3 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो मिलेगा 4, लेकिन y का आगे का जो वैल्यू है वो तो कोफिशिएंट 0 है, तो y तो ऑलवेज 0, ठीक है। तो x1 लेंगे तो भी y तो हमें 0 ही मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ऐसी वैल्यू मतलब हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि जहाँ पे x की वैल्यू 7/3 और y की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, ठीक है, 1 0। तो इसको जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तब क्या होगा, ऑलवेज ग्राफ पे अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये y जो है वो ऑलवेज 0 है, मतलब यहीं पे रहेगा, और जो भी x की वैल्यू होगी वो x एक्सिस पे आएगी, ठीक है, प्लस या माइनस। यहाँ पे हमें कहा गया है कि 3x = 7 की जो लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल होगी, तो पैरेलल थोड़ी होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, वो x एक्सिस पर ही होगी, ठीक है, x एक्सिस पर की कोई भी लाइन आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो पैरेलल लाइन नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस हो कैसा सेंटेंस है, वो फॉल्स सेंटेंस है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ 5x - 4y = 0 passes through the origin। यहाँ पे कहा गया है कि 5x - 4y = 0 का जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास होगा, ठीक है। वो ओरिजिन में से कब पास हो सकता है फ्रेंड्स, कोई भी इक्वेशंस का ग्राफ ओरिजिन में से तभी पास हो सकता है जब उनका कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 मिले तभी। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन है 5x - 4y = 0, इसका कोई भी कोऑर्डिनेट हमें 0 0 मिल सकता है। तो हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम -4y = -5x के फॉर्म में हम लिखें, तो यहाँ पे y = हमें मिलेगा 5x अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसल, सो y = 5x अपॉन 4। तो अगर यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर f(x = 0) देन y = x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस है वो इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन 0 0 होगा। तो अगर वो 0 0 को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो वो ओरिजिन पे से होगा, इसलिए हम जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो लाइन ओरिजिन में से पास होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ 5x - 4y = 0 पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस होगा, हमारा ट्रू सेंटेंस होगा, ठीक है, ये हमारा ट्रू सेंटेंस हम कहेंगे। दूसरी बात हमें फ्रेंड्स याद रखनी है कि जब भी इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट नंबर जो है c, वो कांस्टेंट नंबर अगर 0 होगा तो वो इक्वेशंस का ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा, ठीक है। आपको याद रखना है इफ़ द कांस्टेंट नंबर इज 0, ठीक है, अगर कांस्टेंट नंबर 0 हुआ तो देन ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशंस passes through the origin, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कांस्टेंट नंबर जो है इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, वो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से पास होगा। ये सब मीनिंग इसका ऐसा निकलेगा। अब फ्रेंड्स ये जो लो ट्रू और फॉल्स है
वो आपको आपके नोटबुक्स में लिखना है अच्छे से, ठीक है। आगे के जो एग्जांपल्स हमने काउंट गिने वो एग्जांपल भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। जब भी आपको नोट चेक करने के लिए बताने के लिए कहा जाएगा तब आपको दिखानी होगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आपके नोटबुक्स में लिखना है। बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।